प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस से विद्यालय में अनुपस्थिति, विद्यालय छोड़ने के कारण व समाधान टॉपिक पर जो मैंने अपने स्वयं की तैयारी के समय जो अपने नोट्स बनाए थे। तो जैसे कि मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, इससे पहले के लेक्चर में हमने अपलोड किया है अनुशासन, कक्षा अनुशासन एंड विद्यालय अनुशासन, और उसके बाद से जो आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं विद्यालय में छात्रों की अनुपस्थिति, विद्यालय छोड़ने के कारण व समाधान। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि यह काफ़ी आसान टॉपिक है। इस पर जनरली यदि हम अगर थोड़ी बहुत अपनी समझ रखते हैं तो हम अपनी साइकोलॉजी के बेस पे इन क्वेश्चंस को सही करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने अपने नोट्स के टाइम पे नोट किए थे। तो सब आइए इस टॉपिक को भी हम कवर करते हैं, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है, तो मेरा भी यह व्यक्तिगत अनुभव रहा है, शायद आप लोगों के साथ भी हो। जब हम सिलेबस में कोई आसान टॉपिक भी अगर वो होता है, लेकिन हम उसको जब तक पढ़ते नहीं हैं, उसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो तब तक हमको वो आसान टॉपिक भी कितनी बार परीक्षा की तैयारी के समय टफ लगने लगते हैं। और यदि हम उनको पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को एक आत्मसंतुष्टि लगती है, सेल्फ वहाँ पर हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर के बाद से आप लोगों को भी जो ये टॉपिक है ये इस पे काफ़ी आसान लगेगा। जो मेन पॉइंट है मैंने लिखे हैं, और वैसे भी आप इस पे क्वेश्चन सही करेंगे। तो सर देखिएगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो विद्यालय में अनुपस्थिति, छात्रों की अनुपस्थिति के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से मेन हम देखते हैं। तो विद्यालय में छात्रों की अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने की समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है। इन्हें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो एक तो देखिए, जैसे पारिवारिक कारण हो सकता है विद्यालय में अनुपस्थिति या विद्यालय छोड़ने के कारण है। पहला क्या है कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने, किसके? छात्रों के। ठीक है, पारिवारिक माहौल सही न होने के कारण देखिए विद्यार्थी विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अगर अत्यधिक खराब होगी तो कितनी बार क्या होता है कि बच्चों को भी अपने परिवार के आर्थिक यानी कि धन लाभ में अपना सहयोग देना पड़ता है। जैसे आप आगे देखिए, आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब होने की स्थिति में बच्चे को विद्यालय भेजने के स्थान पर काम पर भेजा जाता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं वास्तविकता है। ठीक है, हम बहुत कम ऐसा है बेशक, मतलब अब तो भारत में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा साक्षरता पर भी कार्य हो रहा है और अभिभावक समझने लगे हैं स्थितियों को, लेकिन जहाँ पर अत्यधिक आर्थिक स्थिति दयनीय है तो वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। क्यों? तो कारण है विद्यालय में अनुपस्थिति का, तो हम उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, विशेषकर लड़कियों को घर के काम या छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता है या विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। ये आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं 5 to 10% वाली बात हो रही है। ठीक है, या कभी कभी विद्यालय में अनुपस्थिति के लिए तो है ही अनुपस्थिति का कारण, लेकिन विद्यालय छोड़ने के लिए बहुत कम परसेंटेज में हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए अगला क्या है, विद्यालय छोड़ने या अनुपस्थिति के कारण में माता पिता को शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आना। कितनी बार देखिए, पेरेंट्स अगर रियल में शिक्षा के महत्व को समझ नहीं सकते हैं तो विद्यालय में छात्र अनुपस्थित भी रहते हैं और छात्र अपनी शिक्षा का अर्जन नहीं कर पाते हैं। यानी कि अभिभावकों का बच्चों की शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाना या छात्रों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और देखिए, अभिभावकों का क्या है, देखिए शिक्षा को समय और पैसे की बर्बादी समझने की मानसिकता बहुत कम परसेंटेज में हो सकती है, बहुत कम अभिभावकों में, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलता है। तो एक तो हमने विद्यालय में अनुपस्थित होने का पारिवारिक कारण देखा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, शैक्षणिक कारण, इसमें देखिए दोषयुक्त या अत्यधिक कठिन पाठ्यक्रम की समस्या। देखिए इसमें क्या है, सामान्यतः शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन से संबद्ध नहीं होता है तथा छात्र विद्यालय में अनुपस्थित
रहते हैं अथवा विद्यालय ही छोड़ देते हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है, कितनी बार जो ऐसा देखने को मिलता है, हमने भी ऐसा देखा है कि छात्रों को लगता है कि ऐसा पढ़ के हम क्या कर लेंगे, या कितनी बार इतने टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, या हम कहें कि छात्र गलत स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कभी कोई छात्र एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी के कारण अगर छात्र कमज़ोर हैं, ठीक है, तो वो ऐसे विषयों का कमज़ोर मीन्स पढ़ाई में अगर किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए, जैसे अगर किसी छात्र में अगर मैथ्स करने की, मैथमेटिक्स सॉल्व करने की, अगर थोड़ा-सा मैथमेटिक्स में उनको प्रॉब्लम है, लेकिन वह किसी के कहने पर बिना अपनी रुचि के, अपनी रुचि को ध्यान में न स रखते हुए साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, जहाँ पर वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स के साथ फिर वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? ये तो साइंस लेने की होड़ में वो साइंस ले लेते हैं, तो वहाँ पे जो पाठ्यक्रम उनको अत्यधिक टफ लगता है, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि फिर छात्र उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। इसलिए जो पाठ्यक्रम हो छात्रों की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, और छात्रों को भी जो पाठ्यक्रम का चुनाव करना चाहिए, स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए, अपनी रुचियों के अनुसार करना चाहिए, और पाठ्यक्रम को भी ऐसा बनाया जाना चाहिए कि छात्रों के रुचि के अनुसार हो, ठीक है? दूसरा, शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिकता और रचनात्मकता की कमी। कितनी बार ऐसी हमारी कभी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होता है कि जैसे हम साइंस में ही कहें तो साइंस कम पढ़ रहे होते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, या छात्रों को हिस्ट्री ऑफ साइंस ज़्यादा पढ़ा रहे होते हैं। जैसे अगर मैं अपने साइंस सब्जेक्ट में कहूँ, न्यूटन के सिद्धांत हैं, ठीक है, फैराडेज लॉ है, फैराडे के सिद्धांत हैं, तो हमको एज ए अध्यापक ये कोशिश करनी चाहिए कि हम छात्रों को प्रैक्टिकल ज़्यादा कराएं, जो एक्टिविटी होती है उसको ज़्यादा कराएं, जाकि ताकि छात्र लर्निंग बाय डूइंग से सीख सके। नहीं तो अगर हम उनको प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे, छात्र स्वयं करके नहीं सीखेंगे, तो उसको साइंस नहीं कहा जाएगा, उसको हिस्ट्री ऑफ साइंस कहा जाएगा। तो पाठ्यक्रम को भी ऐसा बनाया जाना चाहिए कि जहाँ पर पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता हो, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी हो, लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट हो। ये नहीं होता है, इसलिए छात्र आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और वो विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। तो आपको इस तरीके से समझ बनानी है, इस पे ज़्यादा टफ नहीं है। अगला देखिएगा साहब, विद्यालयों में छात्रों को कार्य करके सीखने के अवसरों का अभाव। जो बात मैं भी कर रहा था आपसे कि लर्निंग बाय डूइंग की जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो छात्रों को कम दी जाती है, इसलिए छात्र केवल सुनते रहते हैं, तो वो अपना ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, ठीक है। विद्यालय में अनुपस्थिति या विद्यालय छोड़ने के कारण पे बात हो रही, ध्यान दीजिए। अगला है शिक्षकों का पढ़ाने में रुचि न लेना या बच्चों को प्रेरित न करना। देखिए तो ये पॉइंट ये कहता है कि शिक्षकों को काफ़ी रुचि के साथ वहाँ पे अपना अध्यापन कार्य करना चाहिए, और छात्रों को जो पढ़ाई है यानी कि जो एजुकेशन है उसकी महत्ता को बताते हुए, एजुकेशन के उनकी लाइफ में क्या महत्व है, ठीक है, उसके द्वारा वो क्या अर्जित कर सकते हैं, इस प्रकार से मोटिवेट शिक्षकों को सदैव छात्रों को करते रहना चाहिए। यदि ये शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे तो छात्र इंटरेस्ट नहीं लेंगे और विद्यालय में अनुपस्थित भी रहेंगे। अगला है शिक्षक और छात्र के बीच संवाद की कमी, यानी कि कम्युनिकेशन गैप अगर है टीचर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर शिक्षक विद्यालय में किसी छात्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो छात्रों को ऐसा लगने लगता है कि टीचर की हमारे ऊपर नज़र नहीं है, इसलिए हम स्कूल में एक दिन अब्सेंट भी रह जाते हैं तो शायद टीचर ध्यान ही नहीं देंगे। 2 दिन अब्सेंट रह जाते हैं, टीचर ध्यान ही नहीं देंगे, ये इस तरीके से। तो इसलिए एक अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है शिक्षक और छात्रों के बीच। नेक्स्ट देखिए सर, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या। अब इसमें क्या है, देखिए शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी समस्या अपव्यय तथा अवरोधन की है। इसमें हम समझेंगे अपव्यय और अवरोधन क्या है। अपव्यय से तात्पर्य राज्य तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का पूरी तरह से लाभ न उठा पाना। व्यय तो हो रहा है लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई छात्र जब किसी कारणवश अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही विद्यालय छोड़ देता है तो उसे अपव्यय में शामिल किया जाता है। यानी कि किसी छात्र के द्वारा उसकी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही बीच में से ही आधे से ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया जाए, तो इसको अपव्यय कहेंगे, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से जो अवरोधन होता है वो क्या होता है समझिए, जब कोई छात्र जब एक ही कक्षा में
कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो उसे अवरोधन की समस्या कहते हैं। तो यहाँ पर अपव्यय और अवरोधन आप समझ गए होंगे। अपव्यय क्या था कि कोई छात्र जब बीच में से ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दे, ठीक है, यानी कि एजुकेशन पूरी होने से पहले छोड़ दे। और अवरोधन क्या है, जब कोई छात्र एक ही कक्षा में बार बार उसमें फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे अवरोधन की समस्या कहते हैं। अब देखिए इस समस्या के मूल में यानी कि इसके जो जड़ है उसमें अभिभावकों की निरक्षरता और रूढ़िवादिता भी है। रूढ़िवादिता मीन्स जो आपके पहले से चले हुए जो सिद्धांत हैं, ठीक है, जो एक हम कहें कि ओल्ड थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पुरानी सोच, रूढ़िवादिता वो भी है। अब कैसे है देखिए, निरक्षर और रूढ़िवादी रूढ़िवादी अभिभावक अपने बालकों की शिक्षा का महत्व नहीं समझते तथा वे बालिकाओं की शिक्षा की विशेष रूप से उपेक्षा करते हैं। ठीक है, वही रूढ़िवादी मानसिकता ये कि जैसे बालिकाओं को अधिक शिक्षा के अवसर नहीं देना, ये सब। ठीक है, तो अपव्यय और अवरोधन भी अपने आप में क्या है, विद्यालय में अनुपस्थिति या विद्यालय छोड़ने के कारण है। यहाँ से आप क्या समझे विद्यालय छोड़ने के कारण, कि जब कोई छात्र किसी क्लास में बार बार फेल हो जाएगा तो वह एक शर्मिंदगी के कारण विद्यालय छोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके अपव्यय और अवरोधन। ऐसे ही विद्यालय छोड़ने का, विद्यालय में अनुपस्थित होने का एक कारण ये भी है कि विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं में कमी। देखिए अगर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्कूलों में शौचालय, पानी और अन्य सुविधाएं, अन्य बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता, ठीक है, अन प्लस उपलब्धता से बन गया ना, अनुपलब्धता। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुपसर्ग हो गया, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय भी है ना, सॉरी मैं हिंदी की ओर चले जाऊंगा, इसको छोड़े फिलहाल। तो ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्कूलों में अगर ये शौचालय नहीं हो, पानी या अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे क्लासरूम प्रॉपर नहीं हो, ठीक है, फैन नहीं हो वहाँ पर, और शुद्ध जल ना हो, पेयजल ना हो, यानी कि ऐसी आपके अगर इन चीज़ों की अगर कमी है तो वहाँ पे क्या होगा, छात्र विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं और विद्यालय को छोड़ भी सकते हैं। इसी का सेकेंड पॉइंट देखिएगा, बालिकाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय न होना। अगर ये नहीं होगा तो विद्यालय में अनुपस्थित रहेंगे, यानी कि विद्यालय छोड़ भी सकते हैं। व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। अब देखिए विद्यालय में अनुपस्थिति के या विद्यालय छोड़ने के, देखिए स्वास्थ्य समस्याएं, बच्चों का बार बार बीमार पड़ जाना, अगर बच्चे बार बार बीमार हो जाएंगे तो विद्यालय में अनुपस्थित रहेंगे, या कुपोषण के कारण विद्यालय आने में असमर्थता। ये सब काफी इजी पॉइंट हैं, इनमें कोई ऐसा टफ पॉइंट कुछ नहीं है। मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक कारण में क्या है, किसी विषय में पिछड़ जाने पर विद्यालय जाने में शर्मिंदगी। देखिए अगर किसी विषय में अगर कोई छात्र बहुत कमजोर है और अध्यापक को ऐसा होना चाहिए कि किसी भी छात्र को सबके सामने न डांटे, क्लास में कभी भी किसी छात्र की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे छात्र पढ़ाई में कितना ही कमजोर क्यों ना हो। उससे क्या होगा, छात्र में जो लिखा है ऐसे ही हीन भावना आएगी, छात्र विद्यालय में अनुपस्थित होना प्रारंभ करेगा और धीरे धीरे विद्यालय भी छोड़ सकता है। तो फिर उसको लगेगा कि सर मुझे या मैम मुझे, जो भी हैं टीचर, मुझे सबके सामने डांटेंगे, मुझे ये नहीं है। तो शिक्षकों को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर उसी कक्षा में दोबारा अध्ययन करने की शर्मिंदा। देखिए जब आपने देखा भी होगा कई बार छात्र अगर किसी कक्षा में फेल हो जाते हैं तो दोबारा वो छात्र क्या करते हैं, या तो उस स्कूल में तो, या तो वहां से टीसी कटा के दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, या कभी टीसी कटा लेते हैं और दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं लेते हैं। तो वहां पर अगर कोई छात्र अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं तो शिक्षकों को रिजल्ट घोषित करने से पहले ही छात्रों को मोटिवेट करना चाहिए कि जिंदगी में असफलता मिलना कोई गलत नहीं है, लेकिन असफलता से सीख लेना जरूरी है। और जिंदगी में ऐसे मौके बार बार मिलते हैं। वो मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो तब भी क्या हो सकता है कि छात्र विद्यालय छोड़ सकते हैं या अनुपस्थित रहेंगे। अब अगला कारण क्या है, देखिए सहपाठियों का गलत व्यवहार। देखिए ये भी विद्यालय में अनुपस्थित रहने या विद्यालय छोड़ने के कारण बनते हैं आजकल। जैसे सहपाठियों द्वारा आपस में विवाद या लड़ाई करना। कितनी बार क्या होता है, हमने देखा भी है, कोई छात्र विद्यालय नहीं आता है, अगर उससे पूछा जाता है कि आप अब्सेंट क्यों है, तो छात्रों के बीच में वो ऐसा होता है कि उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो छात्र एक दूसरे के डर के कारण ही कभी विद्यालय में अनुपस्थित हो जाते हैं। ये कारण है। तो शिक्षक होने के नाते इन सब, केवल कक्षा कक्ष में अपना टॉपिक पढ़ा दिया, अपना सब्जेक्ट पढ़ा दिया,
तो वही एक अच्छे शिक्षक की निशानी है। ऐसा नहीं है, शिक्षक को चारों तरफ को विद्यालय की चारों एक्टिविटी में अपनी आँखों को चारों तरफ दौड़ाना होता है और चारों तरफ आपके पूरा सोचना होता है कि कहाँ पर छात्रों के साथ कौन सी प्रॉब्लम में छात्र हो सकते हैं, और छात्रों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना एक अच्छे शिक्षक का गुण भी होता है। ठीक है, अब तो देखिए, सहपाठियों द्वारा आपस में विवाद या लड़ाई करना, ये भी इस विद्यालय छोड़ने का कारण है। विद्यालय में जाति, लिंग या धर्म के आधार पर यदि भेदभाव हो, चाहे शिक्षक छात्रों के साथ भेदभाव करें जाने अनजाने में, या क्लासरूम में खुद ही बालक बालिकाएं आपस में कितनी बार ऐसा करते हैं भूलवश, ठीक है, तो उनको समझाना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वहां पर कोई छात्र क्या कर सकते हैं, विद्यालय में अनुपस्थित रहेंगे या विद्यालय छोड़ सकते हैं। तो ये जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव विद्यालय में कदापि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इस पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए। जैसे निवारण समाधान है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मजाक उड़ाना या तिरस्कार, कितनी बार क्या करते हैं, यदि कोई हम आपको बताएं, अगर कोई छात्र मान लीजिए कुछ उसमें विकलांगता है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है। तो जो अदर छात्र होते हैं ना, स्पेशल चाइल्ड है, तो वो स्पेशल चाइल्ड भी उन्हीं छात्रों के साथ पढ़ रहे होते हैं समावेशी शिक्षा में, तो वो अदर छात्र उसकी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो उसके कारण वो जो छात्र होंगे, अगर वो कुछ अगर उनमें ऐसी शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो उनमें हीन भावना आएगी और वो विद्यालय छोड़ देंगे। तो यह भी विद्यालय छोड़ने का कारण है या अनुपस्थित होने का कारण है, यह भी शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति ना आए। विद्यालय छोड़ने के कारण में देखिए, सहपाठियों का गलत व्यवहार हमने देखा, इसके साथ क्या हो सकता है, भौगोलिक तथा आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं। भौगोलिक समस्याएं देखिए, ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों की संख्या कम और दूरी अधिक होना। देखिए कितनी बार क्या होता है, जो रिमोट एरियाज होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर 7, 8, 10 किलोमीटर की दूरी से तक विद्यार्थी पैदल आते हैं। और कितनी बार क्या होता है कि विद्यालय की अधिक दूरी या कभी समय से सुबह देर हो जाना छात्रों को स्कूल के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सब ऐसे कारण हैं या भौगोलिक परिस्थितियां हैं। कभी भौगोलिक परिस्थिति में हमने कहा कि कभी बाढ़ आ गई, ठीक है, बरसात का टाइम है, ये सब चीजें, कभी मार्गों का अवरुद्ध हो जाना, ठीक है, तो इन सब कारणों के कारण भी, यानी कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इनके कारण भी छात्र विद्यालय में अनुपस्थित रह सकते हैं। दूसरा देखिए, बच्चों का विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय जाने में असमर्थ होना, जो मैंने आपको समझाया अभी। अगला है अभिभावकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होना, आर्थिक समस्याओं में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होना। दूसरा देखिए, जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन एवं आवागमन के साधनों का अभाव। ये भी क्या होता है कि जैसे कभी कभी जो हिल एरिया होते हैं, वहाँ पे छात्र बाई व्हीकल, वहाँ पर देखिए टैक्सी से या गाड़ी से ऐसे वो विद्यालय जाते हैं। यदि किसी दिन अगर गाड़ी नहीं गई, कहीं 10 किलोमीटर से कोई छात्र आ रहे हैं, वह गाड़ी अगर किसी दिन से नहीं गई उनकी, तो उस दिन छात्र भी विद्यालय नहीं जा पाएंगे। ये रिमोट एरियाज के ऐसे भी कारण वहाँ पे रहते हैं। अब देखिए अगला है सर, शिक्षा की दोषपूर्ण नीति, यानी कि ये भी कैसे है, देखिए विद्यालय में अनुपस्थिति का, शिक्षण विधियां ज्ञान को भली भांति छात्रों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है, परंतु आज भी हमारे देश में अधिकांश विद्यालयों में परंपरागत शिक्षण विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। परंपरागत शिक्षण विधियां जैसे वही लेक्चर मेथड, ठीक है, व्याख्यान विधि से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो इसलिए क्या है, छात्र बोर हो जाएंगे। शिक्षकों का नवीन शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों के प्रयोग में दक्ष न होना, जैसे स्मार्ट क्लासेस आई है ना, हम लोग जैसे स्मार्ट क्लास से छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है, जो बहुत से शिक्षक हैं जो कहें कि थोड़ा सा पहले से जॉब पे होते हैं, जिनके टाइम पे ज़्यादा कंप्यूटर नहीं था, तो उनको कंप्यूटर के ज्ञान का अभाव है। वो स्मार्ट क्लास से पढ़ाना तो चाहते हैं किसी प्रोजेक्टर पे, लेकिन उनको कंप्यूटर में उनको प्रशिक्षण नहीं मिला है, कंप्यूटर चलाना प्रॉपर नहीं आता है, या फिर स्लाइड को, जैसे हम पावर पॉइंट पे कोई स्लाइड से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं छात्रों को, उनको स्लाइड बनानी नहीं आती है, ठीक है, तो ऐसे यानी कि टीचरों का उसमें प्रशिक्षण नहीं होना,
और वही परंपरागत जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग, जबकि ऐसा तो इससे क्या होगा, छात्र ऊब जाएंगे और विद्यालय यानी कि वो अधिगम में, लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेंगे तो विद्यालय में अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा साहब, शिक्षकों की कमी। देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है, विद्यालयों में शिक्षकों की वांछित संख्या का अभाव बालकों के विकास की उपेक्षा का मुख्य कारण है। देखिए अब आगे, विद्यालय में शिक्षकों की कमी होने के कारण छात्र अनुपस्थित रहते हैं अथवा विद्यालय छोड़ देते हैं। अगर टीचर ही नहीं होंगे, अगर मान लीजिए 4-5 जैसे किसी में, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर मेन सब्जेक्ट जैसे 11-12 पे देंगे, अगर किसी विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वहां पर फैकल्टी ही नहीं है, ठीक है, वहां पर उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, तो छात्र क्या करते हैं, अन्य विद्यालयों में चले जाते हैं। तो लेकिन उस विद्यालय में तो अनुपस्थिति रहे हो, ठीक है। या फिर कभी कभार टीचर अगर अनुपस्थित रहते हैं, टीचरों की जैसे चुनाव में ड्यूटी लग जाती है, आपकी जनगणना में, बाल गणना में अधिक, तो अगर 2-3 टीचरों की एक साथ ड्यूटी लग जाती है तो छात्रों को पता होता है कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, तो छात्र भी विद्यालय नहीं जाते हैं, वो भी अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कारण है ना विद्यालय में अनुपस्थिति के, विद्यालय छोड़ना ही नहीं, अनुपस्थिति भी। तो आप समझ गए होंगे, विद्यालय में शिक्षकों की कमी होने के कारण छात्र अनुपस्थित रहते हैं अथवा विद्यालय छोड़ देते हैं। छात्रों की घटती संख्या के कारण विद्यालय तक बंद होने की कगार पर खड़े हो जाते हैं। आज हमारे वर्तमान में ऐसा हो रहा है, कितने सरकारी विद्यालयों में जो रिमोट एरियाज में हैं, हिल एरियाज में हैं, तो वहाँ पे क्या रहे, छात्रों की संख्या अत्यधिक घट रही है, तो वो फिर विद्यालय बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, अब शिक्षकों पर अतिरिक्त, देखिए ये भी विद्यालय में अनुपस्थित जो इसके कारण छात्र रहे उसका एक कारण है, शिक्षकों पर अतिरिक्त राजकीय कार्यों यानी कि शासकीय कार्यों, कार्यालय कार्यों, चुनाव यानी कि इलेक्शन, जनगणना, बाल गणना आदि का उत्तरदायी। तो ये अगर शिक्षक पर होंगे तो शिक्षक इन कार्यों में बिजी रहेंगे, और शिक्षक को इनकी ड्यूटी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कभी बीच में ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, तो छात्र उस समय क्या रह सकते हैं, विद्यालय में अनुपस्थित होने का कारण है। अब देखिएगा साहब, ये तो कारण थे, अब इनके निवारण के लिए हम देखते हैं कि विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने के निवारण यानी कि समाधान क्या किया जाए कि छात्र कम अनुपस्थित रहे और विद्यालय न छोड़े। तो सबसे पहले जागरूकता अभियान, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है जागरूकता अभियान, यानी कि माता पिता अभिभावकों को जागरूक करना। तो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा शिक्षा के महत्व पर कार्यक्रम चलाने चाहिए, यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है, उससे छात्र छात्राओं के अभिभावकों को और छात्र छात्राओं को भी क्या करना चाहिए, उसका महत्व बताना चाहिए। दूसरा है साहब, स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकेलिटी पर शिक्षा को लेकर बैठकें और चर्चाएं की जानी चाहिए। आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट समझ में आ रहा है। दूसरा, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन। देखिए कभी कभी बाल विवाह, बाल श्रम और लैंगिक असमानता यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, यानी कि बालक और बालिकाओं की दोनों की शिक्षा को समान महत्व दिया जाना चाहिए। बाल श्रम, बाल विवाह, इन सबको दूर किया जाना चाहिए। अगला देखिएगा, मुफ्त और दूसरा है आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसमें जो 6 से 14 वर्ष के लिए यानी कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त शिक्षा है, उनके लिए यूनिफॉर्म उनको मुफ्त पे मिलती है, बुक्स मिलती हैं, बुक्स तो 12th क्लास तक मिलती हैं सरकारी विद्यालयों में। तो यानी कि आरटी एक्ट 2009 के नियम का या आरटी एक्ट 2009 का हम कहें सीधे सीधे तो सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो इसका पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। फिर आगे देखिएगा साहब, छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी उपलब्ध कराना। मिड डे मील योजना का प्रभावी क्रियान्वयन। देखिए अब मैं मिड डे मील योजना, मैंने अभी ये तो उस समय लिखा था जब अपना नोट्स बना रहा था, ये रेड पेन से मैंने इसके नीचे लिखा है पीएम पोषण योजना। अब इसको समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिड डे मील को पीएम पोषण के नाम से जाना जा रहा है। आप पीएम प्रधानमंत्री, ठीक है, तो पीएम पोषण योजना के नाम से इसको जाना जा रहा है, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। और ये जो मिड डे मील है यह कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को दिया जाता है, ठीक है, आप इसको भी समझ गए होंगे, यानी कि उनके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है स्कूलों में, ठीक है, उसमें उचित पोषण भी है, अतिरिक्त पोषाहार भी मिलता है, ठीक है, और बच्चों को दूध भी उसमें मिलता है, ठीक।
तो इसमें के अंदर क्या है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन देकर उनकी उपस्थिति बढ़ाई जाए, यानी कि जो ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर अब तो बहुत कम है भूखमरी की स्थिति हो, जहां पर छात्र घर में भूखे रहे, यानी खाने की आर्थिक स्थिति दयनीय है, तो छात्र क्या करते हैं, विद्यालय में उनको पौष्टिक भोजन मिले, ठीक है, यानी कि कुपोषण की समस्या का समाधान किया जाए। तो ये होगा तो छात्र क्या करेंगे, विद्यालय में उनकी उपस्थिति निरंतर बनी रहेगी। इसके बाद से देखिए छात्रवृत्ति और नकद प्रोत्साहन, यानी कि सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए विद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अगर यानी कि विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए, ठीक है। और शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु तैयारी कराई जानी चाहिए। यदि सरकार द्वारा बहुत सारी छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही हैं, जैसे उत्तराखंड में सीएम मेधावी यानी मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, NMMS है, शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति योजना है, ऐसे अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं चलती हैं। तो उसमें जो शिक्षकों को उन परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयारी करानी चाहिए। यदि वो उसमें निकलेंगे तो छात्रों के बीच में कंपटीशन की भावना आएगी और छात्र क्या करेंगे, विद्यालय को छोड़ेंगे नहीं, विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। तो छात्रवृत्ति और नकद प्रोत्साहन अगर दिया जाए, जैसे कोई विद्यार्थी मान लीजिए स्कूल में अगर लगातार नियमित रूप से प्रेजेंट रहता है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, नियमित उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर विद्यालय के निर्धन छात्र निधि, देखिए विद्यालय में क्या होता है ना, फंड होते हैं अलग अलग, उसमें निर्धन छात्र निधि फंड भी होता है। तो उस निधि से, सरकारी विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूं, उस निधि से छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर आदि प्रदान की जानी चाहिए या उनकी किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता की जानी चाहिए। देखिए क्लास 6 से 8 तक के जो छात्र छात्रा है, कक्षा 1 से 8 तक जो छात्र छात्राएं हैं, उनको तो मुफ्त यूनिफॉर्म तो सरकार दे ही रही है, ठीक है, लेकिन 9, 10, 11, 12 में नहीं मिलती है यूनिफॉर्म। वहां पे क्या है, विद्यालय में छात्र निर्धन छात्र निधि होती है, वो निर्धन छात्र निधि के माध्यम से विद्यालय में प्रधानाचार्य महोदय की आज्ञा से या उनसे परमिशन लेकर के निर्धन छात्र निधि के द्वारा छात्रों को शिक्षकों के द्वारा या प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा यूनिफॉर्म या स्वेटर आदि प्रदान की जानी चाहिए। किनको, जिनको नहीं मिलती है या किसी अन्य प्रकार से उनको बुक्स अगर वो नहीं खरीद पा रहे, ऐसे छात्र पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उनकी क्या करनी चाहिए, यहाँ पर सहायता की जा सकती है जिससे वो विद्यालय छोड़े नहीं। समझ गए आप। ऐसे सुरक्षित और समावेशी वातावरण, विद्यालय में सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर मिले और सम्मान मिले। देखिए सभी बच्चों को अगर सीखने के समान अवसर मिलेंगे, सम्मान मिलेगा छात्रों को, तो विद्यालय में अनुपस्थित नहीं रहेंगे, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, विद्यालय में अच्छा लगेगा, डेली वो प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे ही जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी छात्र छात्रा के साथ भेदभाव पर सख्त रोक लगानी चाहिए। यह चाहे जाने अनजाने में शिक्षकों के माध्यम से हो या फिर छात्र छात्राओं के द्वारा आपस में, ठीक है। फिर अगला है साहब, विद्यालय की स्थिति में आवश्यक सुधार। तो इसमें देखिएगा आप, विद्यालयों में कक्षाओं, खेल का मैदान, फर्नीचर, प्रकाश यानी कि लाइट, शिक्षण सहायक सामग्री, शुद्ध जल एवं शौचालय आदि मूलभूत आवश्यकताओं का उचित प्रबंध होना चाहिए। यदि अगर ऐसा होगा तो छात्र कोई भी विद्यालय को छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिएगा साहब, छात्रों की रुचियों पर आधारित पाठ्यक्रम, यानी कि शिक्षा का पाठ्यक्रम छात्रों की आयु यानी कि एज, आवश्यकताओं, रुचियों एवं उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास हो सके, यानी कि स्टूडेंट ओरिएंटेड, छात्र केंद्रित जो होना चाहिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनकी आयु एज के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जिस क्लास में या जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है, जैसे क्लास 8th में कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उनका पाठ्यक्रम क्लास 8th के बराबर ही उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास 10th 11th लेवल का सिलेबस कक्षा 8 में रख दिया जाए, ठीक है। और उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ लर्निंग बाय डूइंग पर ही वह क्या होना चाहिए, आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक। अगर अच्छा पाठ्यक्रम होगा तो छात्र इंटरेस्ट लेंगे, डेली विद्यालय आएंगे। अगला देखिए, विद्यालय का शैक्षिक प्रशासन।
विद्यालयों में प्रधानाचार्य को अपने उत्तरदायित्वों का बखूबी निर्वहन करना चाहिए। छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं का तत्काल निवारण करना चाहिए। देखिए, छात्रों और शिक्षकों की समस्याएं कैसे हो सकती है? पढ़ाई से संबंधित हो सकता है। विद्यालय में कहीं पर जो हमारा व्हाइट बोर्ड होता है जिसमें लिखते हैं, ठीक है, उसकी कमी है, या उस कुछ भी चीज़ है, मतलब किसी भी सामान की आवश्यकता है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, तो उसकी व्यवस्था करना, ठीक है, ये सब क्या है, प्रधानाचार्य जी को इनका निवारण करना चाहिए, छात्र और शिक्षक दोनों की समस्याओं का। विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, यानी कि जो सुपरवाइजर होंगे, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। अब ऐसे ही है साहब, शिक्षकों द्वारा रोचक शिक्षण कार्य। तो देखिए, अगर शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षण विधियों, कौशलों एवं साथ ही उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए, ताकि छात्रों की पढ़ने में रुचि बने रहे। तो देखिए, अगर विद्यालय में ये कहा जाता है कि विद्यालय में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो शिक्षकों की ही होती है। शिक्षक अगर अपनी शिक्षण को अगर रुचिकर बनाएंगे, इंटरेस्टेड बनाएंगे, छात्र उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो छात्र फिर विद्यालय में किसी कारणवश अगर उनको किसी दिन अर्जेंट घर पे काम होने के कारण अनुपस्थित भी रहना पड़ेगा, तो छात्र बार बार सोचेगा कि मेरा आज उस सब्जेक्ट में यह सिलेबस छूट जाएगा और मुझे यह नुकसान हो सकता है। तो छात्र के अंदर ऐसी फीलिंग अगर आएगी, तो इसका मतलब शिक्षक का जो टीचिंग मेथड्स हैं उन्होंने वो काफ़ी अच्छा है और छात्र उस विषय में आपकी बहुत अच्छी रुचि लेते हैं। तो इसलिए छात्र अपने अर्जेंट काम को छोड़ करके भी विद्यालय को प्राथमिकता देंगे। और दूसरा, यहीं पे मैं बताऊं, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको, सरकार को विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का तत्काल क्या करना चाहिए? निवारण करना चाहिए, ठीक है। तो सरकार को भी इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सभी विषयों के पर्याप्त शिक्षक हों। इसके लिए मैं आप सभी प्रतिभागियों से यही कहना चाहूँगा, हम तो यही कहेंगे कि जितनी वैकेंसी हैं उतनी सारी वैकेंसी सरकार को एक बार में यहाँ पर ओपन करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, बजट का भी होता है सरकार का, फाइनेंस का, उसको देखते हुए भी यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ये निकालते हैं। अब उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि सभी एस्पिरेंट्स भी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक पोस्ट निकले, ठीक है। हम भी यही चाहते हैं कि जो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो वह दूर हो, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हों, सभी विषयों के जितने शिक्षक लगातार रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पर नई आपकी भर्तियों के माध्यम से शिक्षकों को अपॉइंट किया जाए। तो यहाँ पर फिलहाल साहब हमने यह आज के इस लेक्चर में यह देखा कि विद्यालय में अनुपस्थिति के छात्रों के क्या कारण हो सकते हैं और उनकी अनुपस्थिति के निवारण के लिए या विद्यालय छोड़ने से उनको रोकने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, उस पर हमने डिस्कस किया, एक आपकी समझ विकसित हुई। ऐसे ही क्या होगा, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप इस लेक्चर को देख करके आप इजीली, मुझे विश्वास है कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको इजीली एग्जाम में हैंडल कर लेंगे। तो आप लोगों ने हमें इतना सुना इस लेक्चर के लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखें, बहुत मेहनत करें, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।